नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर फिर से आप सभी के सामने 10th क्लास का टॉपिक जो बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 25 नंबर गेन करेगा और उस टॉपिक को आज हम क्लियर कर रहे हैं। इसका कुछ भाग हम कर चुके हैं जिसको हमने पढ़ा था केंद्र सरकार के रूप में, और केंद्र सरकार में हमने क्लियर कर लिया था कि केंद्र सरकार में जो पहली स्थिति आई थी हमारे सामने व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका में हमने संसद पढ़ी, संसद के हमने दोनों सदनों के बारे में पढ़े और उसके बाद में हमने पढ़ा संसद की शक्तियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा या राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम अब होंगे, तय है 10th क्लास का, और एसएस का पेपर अभी आपका रह रहा है। तो वीडियो को देखें आप और उसमें समझें। अगर किसी एक बच्चे का भी नंबर 1 या 2 से प्लस, या मैं अधिक से अधिक नंबर यदि प्लस करवा सका तो मैं इसमें अपने आपकी बहुत बड़ी भागीदारी समझूंगा। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में हमने संसद पढ़ ली थी। अभी हमारा टॉपिक जो है वो है संसद की शक्तियों के बाद में लोकसभा की शक्ति अथवा अधिकार और कार्य। तो देखिए, लोकसभा की शक्ति, अधिकार और कार्य, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। और यहाँ से देखिए आप किस प्रकार से आपका टॉपिक गेन करता है। देखिए, लोकसभा से संबंधित है तो सबसे पहले इसकी शक्तियाँ, वो सेम हमने जो शक्ति पढ़ी थी किसकी, संसद की। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि यदि हम संसद की शक्तियाँ पढ़ते हैं तो उसमें हम राज्यसभा और लोकसभा सभी को एक साथ पढ़ते हैं, जबकि हम यदि केंद्र सरकार की राज्यसभा की शक्ति पढ़ते हैं या लोकसभा की शक्ति पढ़ते हैं तो उसमें से हमें किसी जिसकी हम पढ़ रहे हैं उसमें से दूसरे की हमको अलग कर देनी होगी। अभी हम कर रहे हैं लोकसभा, यानी कि हमने जो संसद में पढ़ा उसका आधा पार्ट जो लोकसभा वहन करता है उसको हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली शक्ति आती है विधायी शक्ति। देखिए, पहली शक्ति है आपकी विधायी शक्ति। और इस विधायी शक्ति में देखिए, संविधान के अनुसार भारतीय संसद में सूचियां दी हुई हैं और उन सूचियों पर मैंने आपसे डिस्कस किया था। और संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदन से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास जाएंगे। देखिए, हमने ये देखो, विधायी का मतलब होता है कानून बनाना, कानून निर्माण। यहाँ हमने कानून बनाने की बात करी है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कोई भी कानून जब बनेगा तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उस पर कानून पर कौन व्यक्ति कानून बना सकता है या कौन सी संस्था बना सकती है, क्योंकि इसके पार्ट बांटे हुए। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि किस अनुसूची के अंदर शक्ति का विभाजन दिया हुआ है। अभी तक कोई कमेंट आपका नहीं आया है। ऐसा नहीं कीजिए, आंसर दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको अभी नहीं आ रहे तो फिर आप कब करोगे? तो उसका जल्दी से जल्दी मुझको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप गलत दीजिए ताकि मैं उसको सही दूं, या मैं चाहूँगा कि आप सही उत्तर दें। सबसे पहले देखिए, संघ सूची, राज्य और संवृत्ति,
ये 3 सूचियां मैंने आपको बताई थी और इसमें मैंने आपसे कहा था इस पर केंद्र, यहां राज्य सूची पर प्रदेश या राज्य, और इसके बाद में समवर्ती सूची पर जो कानून बनते हैं वो कौन बनाएगा? दोनों। इतनी बात हमारी हो चुकी थी संसद की शक्तियों में। संसद की शक्ति पर यहां पर बात हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने में जिसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है वो है संसद। ठीक है, तो ये बात यहीं तक क्लियर हुई थी। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि राज्यसभा केवल राज्य सूची पर कानून बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची पे दोनों तो बना सकते हैं, लेकिन जब राज्य और केंद्र में टकराव होगा तो सबसे पहले किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र की। तो इस तरह से यहां पर केंद्र ज्यादा क्या है? केंद्र अपने आप को ज्यादा वैलिड करता है इस स्थिति में। तो यहां पर हमको इस बात को समझना होगा कि केंद्र की ही स्थिति क्लियर होगी। अब हमें समझना है कि यहां पर लोकसभा का कार्य क्या है। तो देखिए, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में यदि कोई विधेयक अवित्तीय है, यदि कोई विधेयक अवित्तीय है तो वो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। और किसी भी सदन के पटल पर रखा जाने का कारण क्या है? कि वहां पर उसको लेकर आया गया किस लिए? कानून बनाने के लिए। कानून बनाने का मतलब विधायी शक्ति हो गई। तो ये शक्ति इन दोनों ही सदनों में है। लेकिन यहां पर फिर से सुनना, लेकिन लोकसभा में यदि वो लेके आया गया तो लोकसभा उस पर सबसे पहले वोटिंग करेगी, फिर राज्यसभा करेगी। राज्यसभा लेके आई तो फिर उसके बाद में लोकसभा करेगी, और उसके बाद में वो कहां जाएगा? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर देता है, उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वह क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो यहां पर देखो, ये सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित है। आपको ये पूरा का पूरा डेकोरम काम में लेना है कि विधायी शक्ति के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की शक्ति संसद और विधायिकाओं को प्राप्त है, लेकिन उसमें बंटवारा किया गया है शक्तियों के आधार पर। तो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का उसमें आवंटन है, जिसमें राज्यों को प्रदेश शक्ति, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल प्रदेश या राज्य का है। उसके अलावा केंद्र सूची और समवर्ती सूची में किसको? केंद्र को क्या है? प्रायोरिटी है। और उसमें यदि वो अवित्तीय विधेयक है, ध्यान रख लेना, अवित्तीय विधेयक, तो ही उसे लोकसभा और राज्यसभा में से किसी, क्योंकि अगर वो वित्तीय विधेयक हुआ तो केवल कहाँ जाएगा? लोकसभा में। ध्यान रख लेना। तो यहां से इन दोनों में से पारित होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास में जाएगा। पहले सीधा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कानून नहीं बना सकता। हाँ, वो केवल क्या कर सकते हैं? वो एक समन जारी कर सकते हैं, एक छोटा सा नॉर्मल कानून बना सकते हैं, जिसको राष्ट्रपति द्वारा विधेयक की घोषणा बोलते हैं। बस इतना ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कानून वो पक्का नहीं बनेगा। पक्का कानून तभी बनेगा जब इन दोनों सदनों में से होकर जाएगा। तो ये हुई आपकी पहली स्थिति। इसके बाद में देखिए आपका दूसरा, वित्तीय शक्ति। लोकसभा की पढ़ रहे हैं अपन इस समय, तो लोकसभा की दूसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। लोकसभा की वित्तीय शक्ति, इसमें देखिए भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। देखो, एक अनुच्छेद है 109। देखिए अनुच्छेद, यहां पर आपको यही ध्यान रखना, यही लाइन सबसे ज्यादा बेस्ट है। अनुच्छेद 109 के तहत जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी धन विधेयक
केवल लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। और ये और है भाई, लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा कि वो धन विधेयक है या नहीं है। तो ये पावर केवल किसके पास में है, अध्यक्ष के पास में। किसके अध्यक्ष के पास में, लोकसभा के अध्यक्ष के पास में। तो ये सबसे बड़ी चीज है। राज्यसभा में इसको पारित हम नहीं कर सकते, तो ये इसकी स्पेशल शक्ति हो गई। और दूसरी बात, जिस विधेयक का अनुमोदन लोकसभा ने कर दिया है कि ये विधेयक कैसा है, धन विधेयक, तो उस धन विधेयक को कुछ एक मेन बात बता रहा हूं मैं आपको जो याद करने की है, मोस्ट। देखिए पहला तो ये हो गया आपका कि अनुच्छेद 109 के अनुसार कोई भी धन विधेयक केवल कहाँ लेकर जाया जाएगा, लोकसभा में। और उसको लोकसभा में धन विधेयक वो है या नहीं है, इसका डिस्कस कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और यदि वो लोकसभा में पारित हो गया तो उसको राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है, 14 दिन के लिए रोक सकती है, ठीक है। और यदि वो 14 दिन तक उसे रोके और उस पर कोई भी निर्णय ना ले तो वो क्या समझा जाएगा, पारित समझा जाएगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या मानना लोकसभा की इच्छा के ऊपर निर्भर कर दिया जाता है, ठीक है भाई। यानी कि 14 दिन के अंदर अंदर ही वो क्या देगी, राज्यसभा। ये राज्यसभा के लिए कौन रोक सकती है, और उस 14 दिन के अंदर यदि वो कोई सुझाव दे, किसको, ये सुझाव दे राज्यसभा, लोकसभा को क्या दे, सुझाव कि भाई आप ऐसा कीजिए या ऐसा ना कीजिए, तो उसके लिए क्या नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि लोकसभा उसकी माने या नहीं माने। ये आपकी दूसरी शक्ति हुई। तीसरी देखिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। ये सबसे बेस्ट शक्ति है इसकी, सबसे मोस्ट है, कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखिए भारत की कार्यपालिका केवल जवाबदेही होती है उसकी, केवल किसके प्रति, संसद के। भारत की जो कार्यपालिका होगी वो केवल अपने कृत्यों के प्रति किसके प्रति जवाबदेह होती है, संसद के प्रति। लेकिन संसद में राज्यसभा के प्रति नहीं, केवल किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। यानी कि यदि सरकार के किसी मंत्री के द्वारा यदि कोई गलत कृत्य कर दिया गया किसी भी मंत्री के द्वारा, तो वो लोकसभा ही है जो उन पूरी की पूरी मंत्री परिषद से यानी कि कैबिनेट से क्या कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और सरकार को गिरा सकती है। तो ये हो गई इसकी कौन सी, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। इसके बाद में आता है आपका संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति में देखिए, लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलाकर संविधान में संशोधन परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार। देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, ये जो शक्ति है ये दोनों के ही पास है लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों के पास में ये शक्ति है और ये दोनों ही मिलकर इसका यूज करते हैं। एक चीज आती है अलग अलग या साथ में, या तो अलग या साथ में। देखिए भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान 368 में संविधान संशोधन की 3 विधियां हैं, ठीक है।
इसमें यदि कोई संवैधानिक संशोधन हो रहा है तो उसमें राज्य भी भाग लेंगे, एक तो लोकसभा और राज्यसभा ही ले, और एक राज्यों के विधान मंडल ये भी भाग लेते हैं। तो 3 प्रकार की स्थिति, तो जब ये हम राज्य सरकार पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे संविधान संशोधन में राज्यसभा की शक्ति, तो सॉरी विधानसभा की शक्ति। लेकिन यहाँ पर अपन लोकसभा पढ़ रहे हैं तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर या अलग से मिलकर साधारण बहुमत, साधारण, और यदि अलग अलग है तो 2/3 बहुमत से क्या करते हैं, अपने अपने सदन में किसी भी कानून या संशोधन करते हैं और उसके बाद में उसको अगले में भेज दिया जाता है। यानी कि ये स्थिति आपको दोनों में पढ़नी है। जब आप लोकसभा में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रहा है, और जब राज्यसभा में पढ़ेंगे तो या तो यहाँ पर या फिर यहाँ, ये स्थिति बिल्कुल सेम रहेगी। और इसका तीसरा फायदा होता है। तो ये 3 स्थितियां दी हुई हैं संविधान संशोधन की शक्ति, तो लोकसभा के पास भी है। संसद में है तो संसद का एक पार्ट क्या है, लोकसभा, तो ये शक्ति लोकसभा के पास भी मौजूद है। अगली देखिए, निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य, तो बिल्कुल करता है निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब उसके बाद में प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होगी तो उस समय भी प्रधानमंत्री को भी बताता है। देखिए लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। तो ये अगली शक्ति हो गई इसकी निर्वाचन। तो लोकसभा राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडल से साथ मिलकर किसका चुनाव करती है, राष्ट्रपति का। ये इसकी एक और शक्ति हो गई निर्वाचन की। और इसके बाद में अगली शक्ति आती है किसकी, राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। देखिए लोकसभा की शक्तियां अब आपकी समाप्त हुई। कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है इसके अंदर, मैंने आपसे पहले ही कह दिया सेम सा ही रहेगा दोनों का। अब यहां देखिए आप राज्यसभा, राज्यसभा की शक्ति, अधिकार और कार्य, तो देखिए इसी में भी वही सेम विधायी पहली, तो विधि निर्माण के लोकसभा के साथ में मिलकर क्या करता है, विधि का निर्माण करता है और उसके बाद में वो कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास में, सेम वही प्रोसेस। इसके बाद में देखिए संविधान संशोधन की शक्ति, तो देखिए संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में सहमति होने पर ही संविधान में संशोधन किया जाता है। यानी कि संविधान संशोधन दूसरी शक्ति, संविधान संशोधन। तो ये संविधान संशोधन केवल लोकसभा या राज्यसभा अलग अलग नहीं कर सकती, अलग अलग केवल मत दे सकती है। ये हाँ कर सकती है और यदि इसने ना कर दिया तो नहीं होगा, और इसने हाँ कर दिया और इसने ना कर दिया तो भी नहीं होगा। या तो दोनों को अलग अलग हाँ करना पड़ेगा या दोनों को संयुक्त रूप से क्या करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। संयुक्त रूप से हाँ का मतलब वोटिंग होगी, अगर ज़्यादा वोट हाँ के पक्ष में पड़ते हैं तो संविधान में संशोधन होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि दोनों मिलकर ही ये कार्य कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। इसके बाद में देखिए आपका वित्तीय शक्ति। देखिए यहाँ पर संविधान राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल बनाता है, ये अभी हमने पढ़ा है। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति में हमने पढ़ा है कि वित्तीय शक्ति पूरी तरह से किसके पास में है, लोकसभा के पास। यहां पर राज्यसभा केवल क्या होती है, दर्शक, क्योंकि वो पारित कहां होगा, लोकसभा में। ठीक है, उसको वो सही है या गलत है इसका डिवीजन भी किस में किया जाएगा, लोकसभा में। ये सारे के सारे कहां लिए जाएंगे, लोकसभा के अंदर। कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। कोई विधेयक
कहाँ सबसे पहले लाया जाएगा? वित्त विधेयक या धन विधेयक लोकसभा में, और उसके बाद में यदि उसको लेकर जाएगा राज्यसभा में तो राज्यसभा उस पर केवल मंत्रणा नहीं कर सकती, वो अपना कोई डिसीजन नहीं दे सकती उसके लिए, वो केवल उस पर क्या कर सकती है? आग्रह कर सकती है कि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो कीजिए, बस इतना कर सकती है। और अगर ऐसा करने में उसने 14 दिन लगा दिए तो वो अपने आप ही क्या मान लिया जाएगा? पारित माना जाएगा। ये और है, यानी कि यदि लोकसभा ने वित्त विधेयक को बनाकर भेज दिया तो राज्यसभा केवल, यानी कि राज्यसभा इसमें कैसी स्थिति रखती है? मात्र दर्शक की, ये गौण स्थिति है इसकी, तो इसको आपको याद करना है यहां से, ठीक है। ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि वित्तीय संबंधी शक्ति में क्या कीजिए? तुलनात्मक अध्ययन कीजिए लोकसभा और राज्यसभा में। तो इस तरह से बोर्ड का आपका क्वेश्चन बनता है, तो वहां आपको ये दोनों चीजें क्लियर करनी होंगी, ठीक है भाई। इसके बाद में आपका आता है अगला कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति में देखिए, इसके अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ये हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। यानी कि कार्यपालिका पूरी तरह से, कार्यपालिका जो है वो सीधा किसके ऊपर डिपेंड करती है? लोकसभा के ऊपर। यानी कि राज्यसभा की इसमें कोई भूमिका नहीं है। राज्यसभा को यहां भी क्या रखा गया है? गौण, क्योंकि राज्यसभा नहीं पूछ सकती मंत्रिमंडल से कि आपने सही किया या गलत किया। ये पूरी तरह से किसका विषय है? लोकसभा का। तो यहां पर भी इसकी शक्ति को गौण किया गया, लेकिन जब वोटिंग की स्थिति आती है तो वहां पर राज्यसभा को काम में लिया जाता है। अब आपका अगला टॉपिक राज्यसभा की विशेष शक्तियां, अगले वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, हमारा चल रहा था राज्यसभा की शक्तियां, जिसमें हम पढ़ रहे थे राज्यसभा की कार्यपालिका शक्ति, और इसमें हमने किया था कि लोकसभा यहां पर मुख्य भूमिका निभाती है, जबकि राज्यसभा गौण होती है। इसकी स्थिति ये इसलिए है क्योंकि लोकसभा सीधे प्रश्न पूछ सकती है। देखो यहां पर कोई खास अंतर नहीं है, प्रश्न और पूरक प्रश्न जो मंत्रियों से पूछे गए हैं। किनसे? मंत्री से यार, कार्यपालिका से जो प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछे गए हैं वो दोनों ही सदन पूछ सकते हैं। निंदा कर सकते हैं, निंदा करना दोनों का है, ठीक है। मगर लेकिन राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, जबकि लोकसभा ला सकती है। केवल इतना फर्क है दोनों के अंदर। तो ये आपको यहां पर देखना होगा, इसको यहां पर यही लिखना है, हमें यही लिखना है यहां पर कि राज्यसभा को कार्यपालिका की शक्ति इस प्रकार से है कि राज्यसभा किसी भी कार्यपालिका संबंधी नेता या मंत्री से प्रश्न या पूरक प्रश्न कर सकती है, उसके गलत कृत्यों के लिए उसकी निंदा कर सकती है, परंतु लोकसभा की भांति अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। तो ये हुआ इनका कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब आपकी राज्यसभा को कुछ अन्य विविध शक्तियां, अन्य शक्तियां भी दी हुई हैं, तो उन अन्य शक्तियों को हम पढ़ते हैं। विविध या अन्य शक्तियां। तो यहां इन अन्य शक्तियों में देखिए आप, सबसे पहला आपकी पाठ्य पुस्तक में है, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा से वो सदस्य जो 12 होते हैं उनको यदि हम हटा दें तो रह जाते हैं कितने? 233। तो ये जो 233 सदस्य होते हैं ये किस में भाग लेते हैं? ये निर्वाचित होते हैं, और ये निर्वाचित होने के कारण राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग। तो ये पहला हो गया आपका, ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
दूसरा आया उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। तो राष्ट्रपति का चुनाव तो राज्य से और केंद्र से सभी एमएलए एमपी सभी मिलकर करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद पर डिपेंड होता है और उसमें लोकसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये सेकंड स्थिति है आपकी उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि ही इसमें भाग लेंगे। ये दूसरी स्थिति हो गई, साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तीसरी है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगा सकती है। तो ये विविध शक्तियों में आ जाएगा। तीसरा महाभियोग में योगदान जो किसके साथ मिलकर देगी? लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, सॉरी लोकसभा और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इन सबसे साथ में मिलकर ये किसको, इन्हीं के लिए क्या करती है? महाभियोग भी ला सकती है। लेकिन ये करती है काम किसके साथ में मिलकर है? लोकसभा के साथ मिलकर, सॉरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के खिलाफ तो ये महाभियोग लाया जाएगा। इसके बाद में है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर देखिए राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। लेकिन ध्यान रहे राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाती है, लेकिन किसके साथ मिलकर? लोकसभा के साथ मिलकर। तो ये इसकी विविध शक्ति हो गई, यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाना ये किसके पास में है? राज्यसभा के पास में, अन्य शक्तियों में। ये एक और आ गया आपका। और इसके बाद में देखिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित हो सकता है, लोकसभा के पास नहीं। लोकसभा में ये बाद में जाता है। 1 माह से, पांचवा है 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रहता हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाता है। ये क्या है भाई? देखिए आपातकाल, आपातकाल अनुच्छेद 352, 356, 360, जिसमें से 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात जिसको बोलते हैं अपन, है ना। उसके बाद 356 संवैधानिक तंत्रों की विफलता और उसके बाद 360 वित्तीय। तो इसमें देखिए आपातकाल में जब ये स्थिति हमारे सामने बनती है और हमने इस आपातकाल को लागू किया और वो यदि 1 वर्ष तक रहा और उसके बाद में उसे प्लस करने की आवश्यकता पड़ रही है तो हमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की 2/3 बहुमत से क्या चाहिए? समर्थन चाहिए, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर ये इसका दोनों का ही चाहिए, ऐसा नहीं है लोकसभा ने दे दिया राज्यसभा की जरूरत नहीं है, दोनों का चाहिए, इसलिए यहां पर राज्यसभा एक विशेष स्थिति रखती है। तो इस तरह से इसकी विविध शक्तियां 5 पूरी हुई। अब आते हैं राज्यसभा के विशेष अधिकार। राज्यसभा के विशेष अधिकार, देखिए यूं तो लोकसभा को राज्यसभा के ऊपर स्थापित किया गया, लेकिन राज्यसभा को 2 ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके आधार पर वह
अपनी एक अलग छवि बनाती है, और वो दो अधिकार ये साबित करते हैं कि राज्यसभा अपने आप में एक अनूठा सदन है। देखिए कौन कौन से, इसमें दो अनुच्छेद आपको लिखने, 249 और 312। अनुच्छेद 249 और 312 सॉरी। देखिए इसमें देखिए यदि, अब देखो हमने वो पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, राज्य सूची, संघ और समवर्ती, ये 3 सूचियां हमने पढ़ी थी, जिनमें से मैंने आपसे कहा था संघ सूची और राज्य सूची में केंद्र इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा केंद्र ही बनाएगा। लेकिन जो संघ सूची है, सॉरी राज्य सूची है, उसमें यदि कोई ऐसा विषय हो जिस पर राज्यों ने कानून बनाया लेकिन उन कानूनों की वजह से केंद्र को समस्या आ रही है, या केंद्र के अधिकारों का हनन हो रहा है, या केंद्रीय सरकार उससे बाधित हो रही है, तो उन राज्य सूची के विषयों को केंद्र को सौंपने का अधिकार केवल किसके पास में है? राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को संघ को प्रदान कर सकती है। ध्यान रख लेना, ये अनुच्छेद 249 है, और ये शक्ति केवल राज्यसभा के पास में है, लोकसभा के पास में नहीं है। अब ये शक्ति राज्यसभा के पास इसलिए है क्योंकि राज्यसभा सदस्य कहां से चुनकर भेजे जाते हैं? राज्यों से, और यदि वो अपनी शक्तियां संघ को दे रही हैं, तो इसमें यदि लोकसभा ये शक्ति संघ को दे सकता, तो ये लोकसभा की क्या हो जाती? एक तरह से हम कह सकते हैं अपनी भाषा में दादागिरी। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? संविधान को बनाने वालों ने क्या किया कि ये शक्ति किसको दी? राज्यसभा को। तो राज्यसभा इसको प्राप्त करने के बाद में संसद का एक अनूठा सदन हो जाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 312। इसमें देखिए, संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय सेवा की नवीन, यानी कि नई अखिल भारतीय सेना, नवीन स्थिति बनाना। यानी कि यदि राज्यसभा इस प्रकार का समाधान करती है, या इस प्रकार का वो सोचती है कि जिस तरह से हमारे ये होती हैं IAS और IPS, ये राष्ट्रीय स्तर की क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं। और इस प्रकार की यदि किसी नई सर्विस की ज़रूरत हमको पड़ रही है, किसी नए पद का अनुसंधान हमें करना है, तो ये केवल कौन कर सकता है? राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा नहीं। और ये अधिकार भी इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यह कौन सा सदन है? उच्च, द्वितीय है लेकिन कैसा है? उच्च है, क्योंकि इसमें सभी लोग कैसे बैठते हैं? विशेषज्ञ। इसमें सभी कौन बैठते हैं? विशेषज्ञ बैठते हैं, और इसीलिए ये विशेषज्ञ निर्णय करते हैं कि ये समय हमारे लिए अनुकूल है या नहीं, और हमें किसी अन्य पद की आवश्यकता है या नहीं। देखिए यहाँ पर आपके व्यवस्थापिका जो टॉपिक था आपका, ये क्लियर होता है। अब अगला टॉपिक कार्यपालिका हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, आपको समझना है। और यदि मैंने आपसे बोल ही दिया है पहले से ही कि यदि आपको इस तरह की स्थिति में, इस वीडियो के अंदर या आपकी बुक्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे पूरी उसका आंसर आपको पहुंचाया जाए। फिर चाहे हमको एक अलग से वीडियो ना बनानी पड़े उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो हम आपको वो जरूर देंगे, प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद। जय RSC।